गुड इवनिंग माय फ्रेंड। कैसे आप लोग? स्वागत है आज के स्टडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के खंड काव्य रसमती मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो खंड काव्य किस शहर से मिलता है। ठीक है, तो ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच जनपदों के जितने जनपद हैं इनके लिए आता है। ठीक है दोस्तों, इस मेवाड़ मुकुट टोटल 6 सर्ग में विभाजित है। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रथम सर्ग है, इसलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। इस अरावली पर्वत की श्रृंखला में कवि ऋषि मुनियों की तपस्या करते थे और वहाँ पर उनके वेद मंत्रों की वेद मंत्रों की स्वर गूंजते थे। ठीक है, युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुँचे, जिसमें से वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री को लेकर निवास करते हैं। वन में अनेक कष्टों का सहन करते हुए उन्होंने अपने स्वाभाविक स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। यह उनकी उदारता तथा शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। सर्ग के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद के लिए भविष्य की चिंता में डूबी हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रथम सर्ग, जिसमें राणा प्रताप के पूरे परिचय के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्वितीय सर्ग में। द्वितीय सर्ग में है लक्ष्मी, उनकी पत्नी के बारे में पूरा परिचय इसमें दिया गया है। यहाँ पे चलिए आप पढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया चांदनी रात का प्रथम पहर, सर्वत्र निर्वता छाई हुई है। पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसले में सोए हुए हैं। इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया के समक्ष लक्ष्मी चिंतामग्न मुद्रा में बैठी हुई है। अपने भूख से पीड़ित पुत्र को देखकर व्याकुल हो उठी है। राणा की संतान होते हुए भरपेट दूध नहीं नसीब है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मी कहती है, कर्मयोग तो आदर्श मात्र है। ठीक है, तो कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है। संजन सर्वदा मार्मिक वेदना को प्राप्त करने परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप शत्रु के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते। इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी प्रकार के दुखों का सहन कर रहे हैं। लक्ष्मी समान रक्षा हेतु स्वयं को कष्ट में डाल सकती है, किंतु अपने पुत्र के दुख को उसको देखा नहीं जाता है। उसके लिए अचानक उन्होंने इन शब्दों का सुनकर महाराणा प्रताप की रानी रोने का कारण पूछती है। ठीक है, महाराणा प्रताप रानी के रोने का कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कुछ भी तो नहीं कहकर आंसू पूछती है। कुटिया के अंदर चले जाते हैं। महाराणा प्रताप के आंसू भी सहसा निकल आते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों तृतीय सर्ग, जिसमें हम प्रताप के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया में समझ खड़े हुए कुछ विचार कर रहे थे। फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मीबाई कष्टों के विषय में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना उनका प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं। वे सोचते हैं कि मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित क्यों हूँ। मानसिक जैसा भी उसके शहर में उसके इशारे पर नाच रहा था। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति से मैं ही से बचा हूँ। आज मैं किस दशा में पहुँच गया हूँ। रे अकबर, आज राणा का तूने सारे राजपूतों से अलग करके भड़का दिया। मेरा बंधु शक्ति सिंह भी विद्रोही अकबर से जाकर
मिल गया, किंतु जब उसकी आत्मा से उसे धिक्कारेगी तो अवश्य ही वह लौटकर वापस आएगा। महाराणा प्रताप चेतक के स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हुए सिसोदिया वंश की आन रखने का संकल्प लेते हैं, किंतु साधनहीन हुए वह विचार करते हैं कि वह शत्रु पक्ष का सामना कैसे करेंगे। दोस्तों चलिए इसमें आता है चौथा सर्ग। चौथा सर्ग में दिया दौलत चिंतामग्न मुद्रा में लताओं से आच्छादित घनी छाया में बैठे हुए अपने विगत जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं और कहती हैं उस भोग विलास पर भरे जीवन पर कटुता ही था, प्रीति नहीं। उन्हें विगत जीवन अच्छा नहीं लगता। महाराणा प्रताप की सज्जनता के विषय में विचार करते हुए कहती है अकबर यह क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और प्रताप में तुलना करती हुई कहती है ये सूर्य वह दीपक है। ठीक है। दौलत महाराणा प्रताप के लिए कुछ कहना चाहते हैं। विचारों से निमग्न हो। दौलत को उस प्रकार उस समय किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यही पर इस सर्ग का अंत होता है। ठीक है। अगला पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में एकांत स्थान में बैठे हुए दौलत राणा प्रताप के पंचदाप सुनकर उठ खड़ी होती है। राणा प्रताप उसके एकांत में बैठे उदासी के कारण पूछे कहती है मैं तो बहुत सुखी हूँ। बस एक ही डर मेरे कारण कहीं आपकी स्वाधीनता का प्राण टूट न जाए। मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकती, उल्टे आपको दुखी मैंने बढ़ा दिया। राणा कहते हैं पगली भला कौन सा दुख यहाँ मेरे लिए ले आई है। तेरे आने से मुझे एक बेटी मिल गई। दौलत उत्तर देते हैं रानी लक्ष्मी तो भीतर पीड़ा सा विष पी रही हूँ। मैं उनसे कुछ पूछने से भी सहमति हूँ। आज आप मेरे साथ चले, मैं उनका दुख दूर करने की प्रयास करूँगा। दौलत तथा राणा प्रताप लक्ष्मी के पास जाते हैं। दौलत अपनी पत्नी से उदासी के कारण पूछते हैं। लक्ष्मी को पूरे परिवार को अभागा बताते राणा प्रताप बताते हैं आज उन्होंने मेवाड़ मुक्त करने का दृढ़ निश्चय किया। इसके लिए वे सिंधु देश साधना प्राप्त करने की बात करें और अकबर से युद्ध करने की बात बताते हैं। छत्रारी होने के कारण लक्ष्मी स्वाधीनता के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रताप प्रस्थान करने का निश्चय करता है। ठीक है। अगला छठा सर्ग है। राणा प्रताप प्रातःकाल प्रस्थान का प्रबंध करते हैं। तब एक अनुचर आकर उन्हें पत्र देता। यह पत्र पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया है। दोस्तों अगला इसमें दिया पृथ्वीराज अकबर के मित्र हैं और कवि हैं, किंतु राणा प्रताप से भेंट करते अकबर से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। राणा प्रताप उन्हें अपने स्वाधीनता के विषय में बतलाते हैं तो पृथ्वीराज भामा शाह का परिचय देते हैं और कहते हैं भामा शाह आपकी प्रत्येक सहायता करने के लिए तैयार। पृथ्वीराज रासो उन्हें बुलाने के लिए राणा प्रताप की भी आज्ञा लेते हैं। सप्तम सर्ग अगला है, ये छूट गया था। सप्तम सर्ग अगला है। राणा प्रताप भविष्य के जीवन में चिंतन करते हैं। तभी हिररों का समूह उनके सामने होकर गुजरता है। इसके बाद मातृभूमि की जय करते हुए भामा शाह वहाँ उपस्थित होते हैं और अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति का राणा प्रताप को सौंपने की इच्छा करते हैं, किंतु राणा प्रताप उसे पराया धन मानकर अस्वीकार कर देते हैं। भामा शाह उन्हें यह समझाती हैं कि यह उनका अपना धन है। राणा प्रताप अपने गले से लगा लेते हैं। फिर तो यह राणा प्रताप
नया उत्साह उत्पन्न होता है, वह वहाँ देश के हित में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पर खंडकाव्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा चला, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।